नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। आज की कक्षा में एक बार फिर से मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये राजनीति विज्ञान विषय को लेकर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो इनको लेकर एक सीरीज चल रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर भी करें और आप लोग खुद भी इनके क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करें। काफ़ी अच्छी सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है। यदि आपके साथ कोई तैयारी कर रहा है आप उससे जुड़ सकते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपके यूजीसी नेट सेट और जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी है। चाहे वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपके कहीं के भी सेट एग्ज़ाम हो, सब के लिए उपयोगी है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बार बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी हम टॉपिकों को लेकर भी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं ताकि आपके सिलेबस को कवर किया जा सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है वो राजनीति संस्कृति से संबंधित है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द टर्म पॉलिटिकल कल्चर। देखिए किसकी बात कर रहा है ये, पॉलिटिकल कल्चर। निम्न में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है। निम्न में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ट्रेड यूनियन एंड लेबर यूनियन, इनका कोई मतलब नहीं है। ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन राजनीतिक संस्कृति से कोई संबंधित नहीं है। राजनीतिक दल और अगर दबाव समूह की बात करें ये भी संबंधित नहीं है। राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रणालियां ये भी संबंधित नहीं है। अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य हो जाएंगे। राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक संस्कृति अपने आप में राजनीति विज्ञान की एक नवीन अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति क्या है, नवीन अवधारणा है। अगर हम इसकी चर्चा करें कि हम बात करें कि राजनीति के अंदर किसी देश की संस्कृति का कितना प्रभाव होता है, राजनीति के अंदर किसी देश की संस्कृति का कोई प्रभाव होता है क्या, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, संस्कृति उस देश की राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे मान लो कि किसी देश में धर्म का प्रभाव अधिक है, किसी देश में जाति का प्रभाव अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या होगा कि लोग बाग उसके आधार पर अपने वोट देते हैं या उस हिसाब से सरकारों को पसंद करते हैं। तो वहाँ की जो संस्कृति है वो राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति में आपका जैसे वेशभूषा हो गई, आपकी विचारधारा हो गई, और यदि हम बात करें इसके अतिरिक्त कि वहाँ पर जो प्रणालियाँ प्रचलित हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो राजनीतिक संस्कृति के ऊपर एक अपन डिटेल से भी बात करेंगे। ये जो पहले 11th क्लास आरबीएससी की एक बुक चला करती थी, ये उसमें काफ़ी डिटेल से भी इसका उल्लेख किया गया है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम उपयुक्त विकल्प क्या है, तो राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य हैं। अगर हम बात करें 1856 की यदि हम बात करें तो एक विचारक आते हैं आमंड, एक विचारक है आमंड। तो उनके द्वारा इस अवधारणा की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, आमंड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। और अगर मैं कहूँ कि आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग भारतीय संविधान से संबंधित ही क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर जो था यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें बाकी चीज़ें पहले कवर हो गई हैं। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन दिसंबर 1946 was presided by whom as its inter प्रेसिडेंट। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो अंतरिम अध्यक्ष थे, इंटर्म प्रेसिडेंट, तो वो कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 भारत में आया था कैबिनेट मिशन, भारत में आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन द्वारा जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, कैबिनेट मिशन ने किसका निर्माण किया, संविधान सभा का निर्माण किया। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो अगर हम बात करें तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर
अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्माण हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो जो संविधान सभा की टोटल सदस्य संख्या थी वो 389 डिसाइड की गई थी कि 292 जो हैं वो प्रांतों से होंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 93 जो मनोनीत होंगे देशी रियासतों से, ठीक है, प्रिंसली स्टेट। तो ऐसे क्या है, ये संविधान सभा के 389 सदस्य हुए थे। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और उसके बाद जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। अब देखिए, अगर हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी चर्चा कर लें इसकी, कि जैसे अभी वर्तमान में कोई भी स्टेट की विधानसभा नहीं चुनी जाती है चुनावों के बाद, या हम बात करें या अपनी संसद में लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 वर्ष बाद में, तो इसका अध्यक्ष चुना जाता है और इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो वो सबसे वरिष्ठ जो होते हैं, सीनियर होते हैं, उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखो, संविधान ये अपन ने इसको फॉलो किया, ये, या हम जिसे हम कह सकते हैं प्रोटेम स्पीकर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, प्रोटेम स्पीकर की। तो जो वह सबसे वरिष्ठ होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ये सबको शपथ दिलाता है और उसके बाद जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या हुआ था, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस बैठक में जो सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें भारतीय संविधान सभा का जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना। फिर जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एच सी मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बने और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। फिर इसी क्रम में अपन थोड़ी सी और चर्चा करें तो 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें जो है भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। आर्थिक न्याय का जो सिद्धांत है वो भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो मैं अगर आपको बताऊं कि एक तो आर्थिक भाग, एक यही अगर अपन बात करें सामाजिक न्याय की बात हुई है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ठीक है, तो और राजनीतिक, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, इन तीनों जो क्षेत्रों का प्रमुख रूप से संबंध है वो भारतीय संविधान के भाग 4, भाग कौन सा 4, अनुच्छेद 36 से 51 और डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा, एक तो इधर इसका अगर ऑप्शन की तरह से देखें, द प्रियम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स। तो वैसे प्रियम्बल तो राइट है क्योंकि देखो अपन भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, समानता प्रदान की गई है, आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। तो एक तो समानता सही हो जाएगा, तो वो सॉरी प्रियम्बल सही हो जाएगा। यहाँ भी अपन चर्चा करें द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। आगे अपन देखें जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार तो था, आर्थिक न्याय तो था, लेकिन इसको क्या कर दिया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया, हटा दिया। 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 44, इसके माध्यम से इसको हटा दिया और अभी वर्तमान में 300 क के तहत ये क्या है, कानूनी अधिकार, और ये मूल अधिकार नहीं होता तो राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य किसी कंडीशन में सही नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वापस वही संविधान से संबंधित क्वेश्चन है और इसकी अगर हम चर्चा करें, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकरप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं वो किसकी सिफारिश पर शामिल किए गए? तो आप उत्तर दीजिए कमेंट में जब तक हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या हुआ कि इसे मिनी संविधान कहते हैं, ध्यान रखना। एक तो इसको क्या कहते हैं, मिनी संविधान। काफी कुछ परिवर्तन हुआ, काफी कुछ जोड़ा गया इसके माध्यम से। और ये जो मिनी संविधान था ये किस समिति की सिफारिश पर था? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन किया गया था। तो इसी के तहत भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। और इस समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, मूल कर्तव्यों की, लेकिन भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए और वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं
और 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता का कर्तव्य है अपनी जो 6 से 14 वर्ष के बालिक बालिकाओं को क्या दिलाएंगे, प्राथमिक शिक्षा दिलाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इन विच ईयर वोटिंग एज वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, किस वर्ष में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो देखिए पहले जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी मूल संविधान में, और इसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ 1989 में, 1989 में ये पारित हुआ, और इसमें जो व्यक्ति की जो वोट देने की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई, 21 से घटाकर कितने कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान में भी यही लागू है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1989 हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चर्चा और करूं कि भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, भारतीय नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। अब ये क्या होता है वयस्क मताधिकार, पहले तो हम बात करें तो ये होता है राइट टू वोट, ठीक है, कानूनी अधिकार है, और इसमें क्या है कि प्रत्येक नागरिक जो वयस्क हो चुका है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे महिला है या पुरुष है। तो यहाँ पर क्या है, वयस्क होने की आयु अपने 18 वर्ष है, सार्वभौमिक यानी कि सभी को, तो सभी को जो व्यक्ति भारत का 18 वर्ष का नागरिक हो चुका है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों की 11th एनसीईआरटी किताब में दे रखा है इससे संबंधित, कि भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा प्रस्ताव था जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया था, ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान का एकमात्र प्रस्ताव है जो बिना किसी वाद विवाद के पारित हो गया था, और उस समय जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन, और क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि भारत में जो दल विरोधी कानून है, विच ईयर एंटी डिफेंशन लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, तो दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए दल बदल जो भारत में अपन बात करें तो एक तो इसकी चर्चा अगर मैं करूं आप लोगों से कि 10वां संविधान संशोधन हुआ था, सॉरी 10वां क्या 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी, 10वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी, जिसके माध्यम से क्या कहा गया कि यदि किसी भी दल के 1/3 से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उसकी उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या कहा कि भारतीय संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है जो 1985 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये क्या कहती है कि यदि कोई दल का 1/3 से कम व्यक्ति दल बदल करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मान लो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ने क्या किया, दल बदल किया, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1985 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अपडेट करना चाहूंगा कि 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। ये क्या कहता है कि यदि 2/3 सदस्य, किसी दल के 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि इससे कम करते हैं तो उसे दल बदल माना जाएगा, और ऐसे सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहा अपना। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है भारतीय संविधान से संबंधित। इसमें बात करें विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है। तो देखिए अगर वर्तमान में अपन बात करें तो इसके ऊपर मोदी सरकार काफी काम भी कर रही है, और सिविल जो कोड है वो लाने की कोशिश कर रही है, काफी कुछ प्रयास भी किए हैं इनके द्वारा। तो यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं कि ये मामला कैसे प्रकाश में आया, तो बात है 1985, एक महिला आती है, मुस्लिम महिला शाह बानो। तो शाह बानो को इनके पति थे शायद आसफ, ऐसे कुछ नाम था उनका, इनके द्वारा 3 बार जो है वो तलाक तलाक बोलकर तलाक दे दिया गया था। अब क्या था कि ये काफी एज की थी, तो ऐसी स्थिति में अब ये कहाँ जाएं, और इनको मुस्लिम जो धर्म में था वो भरण पोषण भी नहीं मिलता था। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यदि तलाक लेते हैं तो उसके बदले क्या होता है, जो महिला होती है उसको भरण पोषण दिया जाता है अगर वो कैपेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई इसको क्या किया जाए, सभी के लिए समान रूप से लागू कर दिया जाए। और 2014 में जब मोदी सरकार बनी उसके बाद जो 3 तलाक था इसको क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो उसके क्या हो सकती है, सजा हो सकती है।
तो ये जो मामला है ये भारतीय संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों के तहत शामिल है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 44 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 44 हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट अपन बात करें, फिर से वापस अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान से संबंधित एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको क्वेश्चन को मैं कहूंगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये बात कर रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है। तो पहले तो हम चर्चा करें कि संयुक्त सत्र बुलाया क्यों जाता है। तो एक तो ध्यान रखना, जो साधारण विधेयक होते हैं, किसी विषय पर जो कानून बनाना है, उन विषयों के लिए जो विधेयक लाया जाता है, यानी कि केवल वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होते हैं वो नॉर्मल जो है वो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। अब होता क्या है कि संविधान में एक नियम है, जैसे वित्त विधेयक तो केवल लोकसभा में लाए जाएंगे, संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, अगर एक सदन असहमत है तो वो विधेयक वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक में संविधान में क्या किया गया है, अगर विधेयक अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों सदनों के बीच में मतभेद है तो उस पे सबकी जो है वो एक राय करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है या संयुक्त सत्र बुलाता है। तो ये तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो संयुक्त सत्र है वो संविधान का कौन बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इस सत्र की जो अध्यक्षता है, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें तो लोकसभा के 543 सदस्य हैं, राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, तो मेजोरिटी जो होती है वो लोकसभा की रहती है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जो विधेयक है उसके ऊपर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन की यदि हम राइट आंसर की बात करें तो आप लोगों ने कमेंट में दे दिया होगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 108 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मैं आपको चर्चा और कर दूं कि भारतीय संविधान में अब तक 3 टाइम्स जॉइंट क्या है, सेशन हुआ है। 3 बार जॉइंट सेशन हुआ है। पहला जो हुआ है वो दहेज निरोधक, पहले सेशन की अगर हम बात करें तो पहला सेशन किसके लिए हुआ है, दहेज निरोधक अधिनियम के लिए हुआ है। पहला जो सेशन है वो दहेज निरोधक अधिनियम के लिए हुआ है। दूसरा जो है 1961, दूसरा है बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978, और जो तीसरा है वो है पोटा, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये जो है 2002 में, इसको वर्तमान में तो रद्द भी कर दिया गया है। तो जो दहेज निरोधक अधिनियम है 1961, बैंकिंग सुधार अधिनियम है 1978, और जो पोटा है उसको 2002। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, आपने एक नाम सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों जो जॉइंट एडवेंचर हैं इनमें भाग लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे हैं जो सांसद हैं जिन्होंने तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया है। तो काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट अपन बात करें कि भारतीय संविधान, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन क्या है, कॉन्करेक्ट लिस्ट आफ्टर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं। तो देखिए अपन अगर बात करें, जब संविधान बना था तो संविधान में 3 सूचियां शामिल थी आर्टिकल 247 के तहत। पहली जो थी वो संघ सूची, ठीक है। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें किस शेड्यूल्स में इनको शामिल किया गया है, तो जो 7वीं अनुसूची है, क्या है, 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो आर्टिकल 247 के तहत जो है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, और जो तीसरी है वो समवर्ती सूची है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है। अब हुआ क्या कि अगर हम इस समय की बात करें तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे, और समवर्ती सूची में यहाँ पर 47 विषय थे। तो ये जब मूल संविधान था उसके अंदर ये विषय शामिल किए गए थे। अब एक चीज और बता दूं यहाँ पर मैं आपको कि जो संघ सूची है कि ये किसके ऊपर कानून बनाएगी, ये केंद्र, इस सूची पर विषयों पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति किसको, केंद्र सरकार को। यहाँ पर कानून निर्माण की शक्ति राज्य को, और यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। यदि किसी प्रकार का मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय केंद्र का होता है। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, कुछ विषयों को लेकर मतभेद था कि राज्य और केंद्र के बीच में,
तो उन विषयों को फिर बाद में किसमें शामिल कर दिया गया, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि राज्य सूची के 5 विषय घटाकर और किसमें शामिल कर दिए, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिए। तो 47 प्लस जो 5 है, तो टोटल विषय हो गए वर्तमान में 52। तो कुल कितने विषय शामिल हो गए, ये 52 विषय यहाँ पर शामिल हो गए। तो इसमें जैसे मुख्य रूप से अपन बात करें, माप तोल है, शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, तो ऐसे क्या कर दिया, वन्य जीव है और न्यायिक प्रशासन है। तो ऐसे कुल 5 विषयों को यहाँ पर किसमें शामिल कर दिया, ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। तो इस समय अगर हम बात करें, अगर संघ सूची में भी देखो आपको कई जगह पर ऑप्शन यहाँ पर 100 मिलेगा, तो आपका जो बोर्ड मानता है तो आप इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर जो विषय हो गए राज्य सूची के 61 हो गए हैं और ये 52 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इनका जो जो जितने भी आयोग दिए गए हैं इनका क्रम पूछा है। तो अपन बात करें, रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पुंछी कमीशन, आनंदपुर साहिब रेजुलेशन और अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन रेफरेंस कमीशन और राजमन्ना कमेटी, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पूछा है पुंछी आयोग, आनंदपुर साहिब आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग और राजमन्नार समिति। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो ये विभिन्न जो प्रशासनिक सुधारों को लेकर ये आयोग बने हैं, इसमें अगर हम चर्चा करें कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग है ये सबसे मैं ये कहूँगा पुराना है। प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 में, और जो पुंछी आयोग है ये सबसे नवीन है, ये बना था 2007 में। ये कब बना है, 2007 में, ठीक है, ये 2007 में। और जो आनंदपुर साहिब आया है ये आया है 1973 और राजमन्नार जो आया है वो 1970। तो इस तरीके से यदि हम क्रम डिसाइड करेंगे तो जो हो जाएगा, सबसे पहले जो आया 3, 4, 2 और 1, जो आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये मदन मोहन पुंछी आयोग उनकी अध्यक्षता में बना था और पहला प्रशासनिक सुधार 1966। नेक्स्ट अपन बात करें, ये वैसे तो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी है, और जब हम पढ़ते हैं किसको, कौटिल्य को, तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है उसका जो राजा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहां से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो मैगस्थनीज किसके समय में भारत आया, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ये किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था जो मैगस्थनीज की यदि हम चर्चा करें तो ये सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, और इनके द्वारा जो ग्रंथ रचा गया वो इंडिका ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें भारत की उस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम और जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है यहाँ पर इसके अंदर लिखा गया। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। वैसे अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, तो जैश ए मोहम्मद का संबंध है ये पाकिस्तान के साथ है बिल्कुल। और आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड, इसका संबंध बिल्कुल आयरिश रिपब्लिक आर्मी है जो आयरलैंड से संबंधित है। और लिट्टे, तो लिट्टे का संबंध इंडिया से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये भारत हो जाएगा, ठीक है। और आईएसआई सीरिया, तो आईएसआई का संबंध तो किसके साथ है, सीरिया के साथ। तो लिट्टे का यदि हम बात करें तो लिट्टे का जो संबंध है वो श्रीलंका से है, लिट्टे का संबंध किससे है, श्रीलंका में। तो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर फोर्स जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। और यदि हम एक व्यक्ति की बात करें प्रभाकरन, तो इसके वो लीडर रहे हैं। हमें श्रीलंका में हम पढ़ते भी हैं, जो 10th क्लास और 12th क्लास है इसमें श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है उसको लेकर यहाँ पर उल्लेख किया गया है। क्या कहता है कि श्रीलंका में एक तो बौद्ध जो मूल वासी थे श्रीलंका के वो सिहली बौद्ध थे, श्रीलंका के जो मूल वासी थे वो सिहली बौद्ध थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भारत से जाकर बसे वो तमिल थे। तो अब क्या हुआ कि श्रीलंका की जो सरकार थी उन्होंने तमिल भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिए। तो ऐसी स्थिति में तमिल भारतीयों ने यहाँ पर क्या करने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभाकरन के नेतृत्व में लिट्टे की स्थापना कर दी। ये इसके सरकार के विरुद्ध इन्होंने हथियार उठा लिए। तो अब श्रीलंका ने क्या किया, भारत की मदद मांगी। तो 1987 जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो भारत ने यहाँ पर शांति सेना भेजी थी, लेकिन ये क्या रही, असफल रही।
अपन ने भारत के लोगों के विरुद्ध ही भारत की क्या भेज दी थी, सेना भेज दी थी। तो शांति सैनिक क्या हो गए, असफल हो गए, 2 वर्ष वापस कहाँ लौटाए, ये भारत लौटाए। नेक्स्ट अपन बात करें पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो देखो काफी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, हालांकि जो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपन जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो जो लियाकत अली हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये बात करें तो भारत का जो पहली जो अंतरिम सरकार थी, भारत की जो अंतरिम सरकार थी, इसमें वित्त मंत्री का इनको पद मिला था। भारत की अंतरिम सरकार में इनको वित्त मंत्री का पद मिला था। तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, कायदे आजम नहीं रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये तो वैसे काफी इजी क्वेश्चन रहा है, WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो पहले WTO, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो WTO की स्थापना से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इसकी प्रवृत्ति जो बिफोर जो इसका इंस्टीट्यूट था, GATT 1947-48 की अगर अपन बात करें, तो ये भी क्या था, विश्व व्यापार में गैर कृषिगत वस्तुएं, ठीक है, नॉन फार्मिंग जो थी, गैर कृषिगत वस्तुएं थी। इन कृषिगत वस्तुओं के, गैर कृषिगत वस्तुओं के व्यापार के लिए ये संस्था क्या करती थी, नियम बनाती थी। तो इसका जो फुल फॉर्म था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर अगर हम बात करें बाद में कि धीरे धीरे क्या हुआ, इस संस्था का प्रभाव कम रहा और एक सुधार की बात हुई, विकसित देशों ने इसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और हम अगर इसकी चर्चा करें तो 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना हो गई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो जिनेवा में है। और इसकी जो वर्तमान सदस्य संख्या है 164 इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें 1971 में भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था। तो यदि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस समय हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USSR इन 1971 ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ इंडो रशिया ट्रीटी। तो इस समय अगर हम चर्चा करें कि भारत ने इससे पहले गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक रहा है। शीत युद्ध के समय जब संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक तरफ USA था और एक तरफ USSR था, एक तरफ पूंजीवाद था और एक तरफ साम्यवाद था। तो ऐसी स्थिति में भारत ने किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। तो हुआ क्या कि जो अपना पड़ोसी देश था पाकिस्तान, वो अमेरिका के साथ गुट में शामिल हो गया। और इधर पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, विद्रोह उठ खड़ा हुआ उर्दू भाषा और बंगाली भाषा को लेकर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया और लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आने लगे। अब यहाँ पर भारत के सामने समस्या आई कि वो क्या करे। तो इधर पाकिस्तान ने सोचा कि भारत क्या कर रहा है, इनका सहयोग कर रहा है, जबकि भारत का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने सहयोग लिया किस, अमेरिका का, और भारत के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण भेजा, वो आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपना 10वीं जो जंगी बेड़ा है वो भारत के विरुद्ध समुद्र में उतार दिया। अब भारत के सामने ये मजबूरी होगी कि गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हुए भी भारत को किसी देश का सहयोग चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में USSR जो सोवियत संघ था वो बेस्ट ऑप्शन था। तो इसलिए भारत के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके द्वारा रूस के जो उस समय, या हम USSR कहें, लियोनिड ब्रेंजेव जो वहां के राष्ट्रपति थे, इनके बीच में एक समझौता हुआ, 20 वर्षीय संधि हुई और फिर इसने अपना वहां पर सहयोग किया। तो ऐसे क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लियोनिड ब्रेंजेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग ये जो हमारा जो पेपर था ये कंप्लीट हो गया है। और 1991 में आप ध्यान रखना सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व बचा था। तो ये एक पेपर था जिसमें 70 क्वेश्चन लगभग अपन ने विभिन्न जो हैं वीडियोज के माध्यम से सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें बता सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं, और आपकी क्या अपेक्षाएं आप हमें जो है वीडियोज के या कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो UGC नेट गुरुकुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है JRF अड्डा, उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।